नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है। आप सभी जानते हैं आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ असाइनमेंट भी तैयार करना है। हर सब्जेक्ट में 2 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि 6 मुख्य विषय हैं जिसमें आपको 12 टास्क कंप्लीट करने होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक टास्क जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हर बिंदु पर अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो 3 से 4 घंटे लंबी हो जाएगी। तो हम अति आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और असाइनमेंट टास्क कोई भी हो, सबसे पहले आप उस प्रश्न को गहराई से समझेंगे जो आपसे एग्जामिनर कहना चाहता है। अच्छे अंक पाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप अगर यह सोचे कि बहुत से शिक्षक ये कहते हैं कि 15 पेज में लिखें कि 12 पेज में लिखें, ये मैटर ही नहीं करता है। आप उसके द्वारा पूछे गए सभी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेट दीजिए, बेहतर तरीके से लिख दीजिए, तो पेज मैटर नहीं करता है। समझ रहे हैं बात? तो अब यहाँ पर जो इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि डिस्कस करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। करिकुलर और पेडागोजिकल रिकमेंडेशन क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 का, जो पाठ्यचर्या है और जो शिक्षण शास्त्र है उसको लेकर क्या इनका रिकमेंडेशन है, किस प्रकार से हमें टीचिंग करना है। और एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का 2023 जो 2023 का है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने के लिए 2 पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई, एक 22 में फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा स्कूल एजुकेशन के लिए जो 23 में। ठीक है, तो उसको आपको लैंग्वेज को लेकर क्या रिकमेंडेशन है, क्या इनका एजुकेशन एट द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी से, तो वही बात, फाउंडेशनल के लिए जो 22 वाला है और प्रिपरेटरी के लिए 23 वाला है। तो सबसे पहले असाइनमेंट के आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आपको असाइनमेंट सैंपल के रूप में प्रिपेयर कर दिया गया, इससे आप हेल्प लेकर अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप टारगेट विथ हिमांशु ऐप पर विजिट करके असाइनमेंट का जो एक ये सब नोट्स है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, तो जैसा कि हमने कहा कि हम हर बिंदु पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़े थोड़े हम चर्चा कर देंगे। आप भी जब असाइनमेंट बनाएंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न, कम्युनिकेट, थिंक एंड इंटरेक्ट। भाषा के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और सोचते हैं इस जो उनके आसपास की चीजें हों उसके बारे में। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉग्निटिव। अब इसी के माध्यम से बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, भाषा के माध्यम से होता है। तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम भाषा का ही प्रिपेयर कर रहे हैं। लैंग्वेज टू आपका इंग्लिश है। ठीक, अब इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, भारत की बात हो रही है कि जिस प्रकार से भारतीय परिवेश है जहां पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेज एजुकेशन एज्यूम्स इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन कम फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एंड इंटर स्कूल विद डिफरेंट लैंग्वेज एक्सपीरियंस, और उनके अलग अलग भाषाई अनुभव होते हैं। अब देखिए, हम इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को कितने बेहतर तरीके से लिखा गया है, यही आपको इस प्रकार से लिखना होगा। अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 की बात होगी, क्योंकि आप 22 की बात करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 23, तो बिना 20 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने के लिए, जमीन पर लागू करने के लिए तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रॉट अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। तो भाषा का जो शिक्षा है उसकी समझ को लेकर एक मूलभूत परिवर्तन लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ नेशनल एसेट। तो बहुभाषावाद को एक एसेट के रूप में देखा गया, एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इन द मदर टंग और होम लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। और ये एकदम एम्फसाइज किया गया कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में हमें शिक्षण कार्य करना है। टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ एनईपी 2020, अब यही बताएगा कि जो एनईपी 2020 का विजन है उसको जमीन पर लागू करने के लिए एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का और फाउंडेशनल स्टेज का ये डेवलप किए गए हैं। ये बात आपने बता दी कि हाँ ये आया क्यों है। अब दीज फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिकमेंडेशन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, इसमें इंग्लिश भी शामिल है, ये प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो भी है। दे प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को, प्ले बेस्ड पेडागोजी, और फाउंडेशनल लिटरेसी जो आप जानते हैं FLN, एंड होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, और समग्र विकास की बात होती है। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से इसको महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। अब यही रिपोर्ट जो क्रिटिकली एग्जामिन्स द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ। अब एनसीएफ का जो रिकमेंडेशन है और एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का जो रिकमेंडेशन है उसको एग्जामिन करता है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन एट द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। तो ये आपने एक प्रकार से परिचय कर दिया, 20 को लेते हुए 22-23 को आपने बता दिया राष्ट्रीय शिक्षा। अब बैकग्राउंड पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, एनईपी 2020 का और लैंग्वेज एजुकेशन का। अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, देखिएगा
कि NEP 2020 कहता है कि लैंग्वेज इज नॉट मेयरली ए सब्जेक्ट, उसको एक विषय के रूप में नहीं बल्कि मीडियम ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सीखने का एक माध्यम होना चाहिए, विकास का माध्यम होना चाहिए। इट रिकमेंड्स दैट वेयर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह बात आपने कई बार समझी होगी कि 5 तक बच्चे की घर की भाषा को ही हमें उसी में इंस्ट्रक्शन देना है, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज जो है उसी में। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट मोस्ट इफेक्टिवली, हमारी ये पॉलिसी कहती है कि बच्चे बेहतर कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वे अपने नेटिव लैंग्वेज में समझते हैं। इट एडवोकेट्स मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इनकरेजेस एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज, प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चे को कई प्रकार की भाषाओं में हम उसको पारंगत करें, उसके सामने हम उस प्रकार की भाषाओं को लेकर आए, एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब बच्चे के नेचुरली इन्वायरमेंट ऐसा मिले जैसे बच्चे बातचीत कर रहे हैं। द पॉलिसी एम्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स फाउंडेशनल लिटरेसी, एंड हमारी पॉलिसी FLN पर जोर देती है कक्षा 3 तक, एंड डेवलप करती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ये चाहती है कि बच्चा बेहतर संवाद हो सके, एंड मोर देन वन, एक से अधिक भाषा में, ऐसा नहीं सिर्फ एक भाषा में बल्कि बच्चा 2-3 भाषाओं में बच्चा निपुण हो सके, ठीक है। तो NCF अब 2020 और 2023 ऑपरेशनलाइज दीज रिकमेंडेशन, और जो भी उन्होंने कहा उसी को ऑपरेशनलाइज करते हैं, एंड प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस फॉर करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट, और ये गाइडेंस करते हैं। अब यहाँ पर ओवरव्यू हमने कर दिया है NCF 22 का, ठीक है, जो आपको करना है। इसमें NCF देखिए फाउंडेशनल सिर्फ फोकस करता है 3 से 8 साल का, हमने इसको बता दिया, ठीक, कवर करता है प्री स्कूल इसमें आता है, फिर बाल वाटिका या ग्रेड 1 A2 ये होता है। अब इसमें ये चीज मेन चीज है, अब इसमें आप इसको एक्सटेंड कर और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदुओं में समेटा गया कि हाँ ये माना जाता है कि बच्चे खेल के दो एक्सप्लोरेशन इंटरेक्शन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग जब होता है, ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, ठीक है। बच्चे को आप कहीं लेकर जा रहे हैं, बच्चे का एक जो एक्सपीरियंस हो रहा है अर्थपूर्ण तरीके से, उससे बच्चा सीखता है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क 5 डेवलपमेंट डोमेन है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, कल्चरल है और लैंग्वेज लिटरेसी डेवलपमेंट है, ठीक। लैंग्वेज एंड लिटरेसी आर व्यूड एज सेंट्रल टू लर्निंग, ये केंद्र में रखकर इसको, एंड ड्यूरिंग द फाउंडेशनल, यानी कि भाषा को विशेष ध्यान रखते हुए केंद्र में रखा गया है, सीखने का एक माध्यम चुकी है, ठीक। इसीलिए अब जैसे भाषा ही अगर बच्चे की सही नहीं रहेगी, मान लीजिए बच्चे को आप नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, आप उसको पूरा अंग्रेजी में बांच रहे हैं, सब पूरा क्लास में लेक्चर अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो अब आप कुछ भी उसको पढ़ाइए उसका सीखना बाधित हो जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात को। इसलिए भाषा को केंद्र में रखा गया है कि आप उसके नेटिव लैंग्वेज को लेकर चलिए, ठीक। और NCF स्कूल एजुकेशन का आप देख लीजिए ओवरव्यू क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, लिटरेसी एप्रिसिएशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इस प्रकार से है। अब करिकुलर रिकमेंडेशन क्या है NCF का इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, जो इन्होंने पूछा है कि आपको क्या रिकमेंडेशन है वो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइमेसी ऑफ द होम लैंग्वेज फर्स्ट, अब यहाँ पर इसमें ये कहा गया कि हाँ होम लैंग्वेज जो है बच्चे के नेटिव लैंग्वेज पर ही जोर देना है हमें, ठीक। और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है, इससे क्या होगा, आप बच्चे की नेटिव लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी हमको बच्चे को पहले ही अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि बच्चा तो नेटिव लैंग्वेज में अगर सीखेगा तो कॉन्सेप्ट बढ़िया समझेगा, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी, बच्चे का समझने की क्षमता बेहतर होगी, ठीक। और बच्चा बेहतर तरीके से क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। भोजपुरी बोलने वाले बच्चे को आप इंग्लिश पूरा लेक्चर दे रहे हो, वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं, ठीक। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा का विकास करना है, ये हमारी पॉलिसी NCF कहता है, ठीक है, कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, सीखने का आधार है। अब बच्चे का मौखिक भाषा का विकास ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो बच्चा आपकी बातों को सुने, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, क्वेश्चन पूछे, पार्टिसिपेट करे कन्वर्सेशन में, ठीक है। फॉर इंग्लिश emphasis should initially be placed on listening and speaking rather than formal reading and writing। तो हम पहले पढ़ाना लिखाना पर ना फोकस करके पहले बच्चे के सामने बोलने और सुनने का अभ्यास करवाएं, ठीक है। तो बोलने और सुनने का, जब बच्चे को डॉग कर, डॉग है, बच्चा सुनकर ज्यादा सीखेगा, पढ़कर नहीं, ठीक। तो हमें इस पर फोकस करना है पहले। तो एक्टिविटी में आप ग्रीटिंग्स करा सकते हैं, ठीक है, मिलना है, हेलो हाय बच्चों से करवाते हैं, सॉन्ग्स है, राइम्स है, स्टोरी टेलिंग है, एक्शन गेम्स है, बातचीत करवाएं, रोल प्ले करवाएं। इससे बच्चे का वोकैब बढ़िया होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, नए नए वर्ड्स को बच्चा बोलेगा, सीखेगा, और कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की बेहतर होगी। तो ये आपका है। इसके अलावा देखिए 4 ब्लॉक अप्रोच मॉडल आप सभी जानते हैं लैंग्वेज लिटरेसी में, हमने इस पर पर्याप्त चर्चा की है। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जिसमें मौखिक भाषा का विकास है, शब्द की पहचान है, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, समझ के साथ पढ़ना है, और राइटिंग है, लिखना है, इस प्रकार से ये हो गया। इसके अलावा इमरजेंट लिटरेसी की भी बात हो गई है, उदीयमान साक्षरता, जिसको हिंदी में भी आप पढ़ रहे थे, उसमें बच्चे के सामने हमें इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा जैसे सुनकर बोलकर भाषा को सीख लेता है, उसी प्रकार पढ़ते पढ़ते जब बच्चा सुनता है और बोलता है तो क्या उसके लिए कोई क्लास लगानी पड़ती है? नहीं, वो ऐसा एनवायरनमेंट में रहता है, अपने माता पिता को बातचीत करते हुए, अपने आस पड़ोस, अपने अध्यापक को बातचीत करते हुए, सबको सुनते सुनते बच्चा खुद भी बोलने लगता है, ठीक है।
प्रारंभिक अवस्था में अपने परिवार से सीखता है, पड़ोस से सीखता है। तो वही अगर हम अपने विद्यालय में आता है तो वही काम हम अगर अपने कक्षा में करते हैं कि पढ़ने का इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट करते हैं, हमें चारों तरफ उसके आसपास चीजें दिखाई दें, बच्चा उसको पढ़े लिखे और लिखी हुई चीजें दिखाई दे, बच्चा उसमें जब उसी प्रकार का अभ्यास करने लग जाएगा तो खुद से ही पढ़ना लिखना सीख लेगा। यही एक्चुअली इमर्जेंट लिटरेसी है। तो ये इस पर एनसीएफ हमारा जोर देता है, जिसके लिए हमें पिक्चर बुक्स का यूज करना है, स्टोरी बुक्स का यूज करना है, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रिंट होना चाहिए, शेयर रीडिंग करवाएं हम और बातचीत करवाएं बच्चों में, ठीक है। लव फॉर लिटरेचर, द फ्रेमवर्क इंकरेजेस यूज ऑफ स्टोरीज करिए, आप पोएम करिए, राइम्स का करिए, फॉक टेस्ट करिए, चिल्ड्रंस लिटरेचर करिए, ठीक है। बच्चे को जो भी ड्राइंग होती है, आर्ट होता है, उसको भी आप शो करिए। इससे बच्चे अपनी इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को दिखाएंगे, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। अब पेडागोजिकल रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ, इसका क्या रिकमेंडेशन है? ये कहते हैं प्ले बेस्ड लर्निंग कराइए, बच्चों को गेम के थ्रू, म्यूजिक, डांस के थ्रू सिखाइए, ठीक। स्टोरी टेलिंग कराइए, रीड अलाउड कराइए, जो से बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहानी सुनवाइए। इस प्रकार से बच्चे का वोकैब डेवलपमेंट होगा, लिसनिंग स्किल होगा। ये हमने चर्चा किया स्टोरी टेलिंग का। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आप क्रिएट करिए अपने कक्षा में, लेबल्स लगाइए, पोस्टर लगाइए, चार्ट लगाइए, पिक्चर बुक्स, वर्ड वॉल्स वगैरह लगा दीजिए। ये है मल्टीलिंगुअल पेडागोजी, यानी कि एक ही भाषा पर फोकस नहीं करना है आपको। ये लेबलिंग कर रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषा का भी आप उसमें नाम लिखिए, किसी भी वस्तु को। इससे बच्चे जो है कई चीजों को एक ही साथ सीख लेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी में आप ट्रांस लैंग्वेजिंग करा रहे हैं, बच्चा हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी के शब्दों को बोल रहा है, सर जी मुझे चेयर चाहिए, या सर जी आपके लिए मैं चेयर लेकर आऊं, तो बच्चा हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। इस तरह हमें आपको बच्चे को प्रमोट करना है। बाइलिंगुअल कन्वर्सेशन होना चाहिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर रहा है, करने दीजिए। लैंग्वेज कंपेरिजन होता है, ठीक है, भाषा का कंपेरिजन करवाइए, ठीक। अब आप उसी प्रकार से, ये आपने 22 का देख लिया जो फाउंडेशनल स्टेज का है। अब उसके बाद आपका 23 का देखना देखिएगा। अब 23 में लैंग्वेज एजुकेशन का प्रिपरेटरी स्टेज का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी स्टूडेंट्स टू लर्न टू कन्वर्स फ्लुएंटली। बच्चा बेहतर तरीके से फ्लुएंटली बात करे, अपने विचारों को व्यक्त करे, डिस्कशन में बातचीत पार्टिसिपेट करे और आइडियाज को कॉन्फिडेंटली बोले, ठीक। अब इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन है, बच्चा बेहतर तरीके से समझ पढ़े, वोकैब डेवलपमेंट पर आपको फोकस करना है, राइटिंग स्किल पर फोकस करना है, ठीक है। लिटरेसी एप्रिसिएशन होना चाहिए और पेडागोजिकल रिकमेंडेशन क्या, उसी प्रकार से देखिए, इसको भी हमने लिख दिया 23 वाला भी, ठीक है। और असेसमेंट रिकमेंडेशन क्या, असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना, लगातार होना चाहिए, कंपिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि टीचर शुड असेस बच्चे, अध्यापक को लिसनिंग स्किल भी, स्पीकिंग यानी कि राइटिंग और रीडिंग स्किल और कम्युनिकेशन एबिलिटी पर फोकस करना है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये यहां से आपका महत्वपूर्ण बन जाता है एनालिसिस, क्योंकि यहां उन्होंने कहा कि क्रिटिकली एनालिसिस करना है एनसीएफ का। अब आपने उनकी बातों को रखा, अभी आपके विचार इसमें नहीं आए, अब आप अपने विचारों को रखेंगे सर, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है। अब आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ये अपने विचारों को आप रखेंगे, जैसे यहां पर हमने रखा। अब हमने इसमें बहुत बिंदुओं को रखा है, जब आप इसके आधार पर तैयार करेंगे तो आप इसमें से कुछ कम कर लेंगे। जैसे ये 19 पेज में है, आप इसको अब 12 पेज, 10 पेज, 8 पेज, या अपने हिसाब से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको फिल्टर करके आप इससे रख सकते हैं। क्योंकि हम एज अ होल काम कर रहे थे कि मतलब सभी के लिए बेहतर हो, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा अधिक समय भी लग जाता है प्रिपेयर करने में। तो अब इसमें जो एनालिसिस हो रहा है, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड फाउंडेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनसीएफ। अब आपको जो लग रहा है वो बताइए कि फाउंडेशनल स्टेज 22 का और 23 का इज दे आर फर्मली ग्राउंडेड इन द कंटेम्प्रेरी रिसर्च ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। वर्तमान में जो बाल विकास का रिसर्च हो रहा है उस पर आधारित है, जिसमें बहुभाषावाद है, संज्ञान बच्चे की कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है, और लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन है, और न्यूमरस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टडीज है। इन सब को यहाँ इसमें समेट कर इसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिवली व्हेन दे आर टॉट इन फैमिली लैंग्वेज, ये बात सिद्ध है। इसी को यहाँ पर रिकमेंड किया कि बच्चे को नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाइए, क्योंकि ये सिद्ध हुआ है। अब प्रारंभिक साल में, ठीक, बच्चा 5 में 6 में भी पढ़ रहा है तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें सिद्ध हैं, ठीक। चाइल्ड सेंटर्ड एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट अप्रोच, यहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखा गया है, ठीक है। बाल केंद्रित यहाँ पर पेडागोजी है। तो ये जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल था जिसमें केवल कंटेंट कवरेज पर फोकस होता था कि रटवाया जाता था, ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे को केंद्र में रखा गया है और ये बताया गया कि बच्चे खेल के द्वारा अगर सीख रहा है तो खेल के द्वारा सिखाइए, ठीक है। बच्चे को अनुभव के द्वारा सिखाना सिखाइए, एक्सप्लोरेशन के थ्रू इंटरेक्ट करके बच्चे सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करवाइए चीजों का। लैंग्वेज लर्निंग इज देयरफॉर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट नीड्स, तो जो बच्चे की जरूरत की आवश्यक चीज है, जरूरत के हिसाब से हमको बच्चे को भाषा सिखाना है, ठीक है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। लर्निंग पेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब जैसे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, रोल प्ले करवा रहे हैं, ये सब बच्चे को केंद्र में रखा गया। बच्चे के लिए राइम्स करा रहे हैं, सॉन्ग्स करा रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के इंटरेस्ट के आधार पर है, और इसीलिए ये बहुत ही बेहतर है, ठीक है, जो हमारी विचार है। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ नेशनल रिसोर्स, अब मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने देश में ये नहीं कह सकते किसी एक ही भाषा में आपको फोकस करना, नहीं,
ठीक है, हमें क्षेत्रीयता का भी सम्मान करना है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी वैल्यू दिया जाए, सम्मान दिया जाए। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी इसका एक बेहतर चीज़ है। कमिटमेंट टू इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसमें इक्विटी और इंक्लूजन पर फोकस किया गया है, यानी बच्चे चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, गरीब हों, अमीर हों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हों या अलग उनका कोई क्लास हो, जैसे एसटी हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हों, सबको एक साथ लेकर चलना है। ये अभी हमारी बहुत बेहतर चीज़ है एनसीएफ का। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे के समग्र विकास पर फोकस किया गया। देखिए इसमें भी यही महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है और कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ एम्फेसाइज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, ये तो आप जानते हैं सर कि एफएलएन पर बहुत विशेष जोर दिया गया है, उनको यहाँ पर रखा गया है कि यह फ्रेमवर्क कहता है, हाई प्रायोरिटी देता है बच्चे के फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर। आप सभी जानते हैं एक शिक्षक के रूप में आप एफएलएन पर काम भी कर रहे होंगे, दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ फ्यूचर लर्निंग, क्योंकि भविष्य की जो सीखने की प्रक्रिया उसकी ये आधार तैयार करता है आपका ये। ठीक है, भाषा का सीखना, बच्चा भाषा ही नहीं सीख पाएगा तो वह अन्य विषयों को कहाँ से सीख पाएगा। बाय स्ट्रेंथनिंग ओरल लैंग्वेज, बच्चे की आप मौखिक भाषा पर काम कर रहे हैं, वो कैप पोर्शन को, पढ़ने की समझ को काम कर रहे हैं, लिखने की स्किल पर काम कर रहे हैं आधारभूत अवस्था में। द फ्रेमवर्क एम्स टू प्रिवेंट लर्निंग गैप्स, तो बस ये भी कहता है कि आप जो लर्निंग गैप होता है बाद की स्टेज को, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए एक में दो में बच्चा पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है, अब वो 4-5 6 में जाएगा तो फिर रुक जाएगा उसका विकास, क्योंकि वो अभी किताबें नहीं पढ़ पा रहा है, तो अन्य विषयों को भी नहीं पढ़ पाएगा, वो सामाजिक विषय भी नहीं पढ़ पाएगा, वो इतिहास भूगोल कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ये गैप बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि पहले ही आप एफएलएन पर फोकस करिए। समझ रहे हैं ना कि एफएलएन क्यों इन्होंने लाया, इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, बहुत सही तरीके से इसको रखा गया है यहाँ पर। दिस फोकस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, व्हेन मेनी चिल्ड्रन स्ट्रगल, देखिए वही बात बताइए जब बच्चे पढ़ने की, हम देखते हैं हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसको ध्यान में रखकर हमारा एफएलएन प्रोग्राम है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्चुअल करिकुलम डिजाइन किया गया है। ठीक है, और अब देखिए हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका, क्योंकि इन्होंने आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए कहा है, तो आपने इसकी अच्छी बातों को देखा, अब थोड़ा आप नेगेटिव जो आपको लगता है उसको भी देखिए। टीचर प्रिपेयरनेस एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी, टीचर्स उतने साथ प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। अब आप कह रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म में क्रॉस लगा रही है, अब अध्यापक खुद नहीं एक दो भाषा पता है, बच्चे की भाषा को अध्यापक खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो सब कहाँ पर उसको पढ़ा पाएंगे। अध्यापक स्वयं भी उस प्रकार की परंपरा से पढ़कर आए हुए हैं जो रोट लर्निंग पर फोकस करता था, जहाँ पर विषय को प्रधानता दी जाती थी कि हाँ जल्द से जल्द विषय कंप्लीट कर देना है, इतने चैप्टर को यहाँ पर इस महीने तक खत्म करके जल्द से जल्द परीक्षा होगी, इस प्रकार से। तो शिक्षक यही पढ़कर आए हैं, तो उनके दिमाग में यही चल रहा है। ठीक, तो ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि टीचर स्वयं प्रिपेयरनेस और प्रोफेशनल कैपेसिटी शायद उतनी अभी नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह लगातार टीचर्स का होता है, लेकिन ये एक चैलेंज है। दूसरा है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मटेरियल्स, हमारे पास उसकी भी कमी रहती है। ठीक है, हमारे पास पर्याप्त रिसोर्स नहीं रहते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, सबको एक साथ हम लेकर चल रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, लेकिन हमारे पास सभी के पढ़ाने के लिए एक साथ अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती इस चीज़ों की। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास एक समस्या है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि कई स्कूल हैं, पर्टिकुलरली रूरल में देखें आप, या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया में देखें, जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, क्लासरूम रिसोर्स नहीं है, डिजिटल फैसिलिटीज नहीं है, मल्टीलिंगुअल रीडिंग मटेरियल नहीं है। हम कह रहे हैं मल्टीलिंगुअल अप्रोच बच्चे को पढ़ने की नहीं है, डेवलपिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट नहीं है। अब इन भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा में, तो ये कहने का मतलब विदाउट सफिशिएंट लर्निंग रिसोर्सेज कैसे ये सब माना जा सकता है, ये हो पाएगा मल्टीलिंगुअल या कॉम्पिटिटिव एजुकेशन कैसे हो पाएगा? नहीं पाएगा। हमारे पास लर्निंग मटेरियल, लर्निंग रिसोर्सेज की कमी है, उस लैंग्वेज में नहीं है जो बच्चा जानता है। बच्चा भोजपुरी जानता है, भोजपुरी में कहाँ कंटेंट है? नहीं है, वही बात है, कम है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, अब पेरेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंग्लिश मीडियम क्या है कि सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंज राइज फ्रॉम द वर्ड स्प्रेड बिलीफ among many parents that early English medium education guarantees better academic। अब ये कहते हैं कि हमारे समाज में फैली हुई बात है कि माता पिता ये समझ के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन गारंटी देता है एकेडमिक सक्सेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कंसिक्वेंटली सम पेरेंट्स में प्रिज्यू द एम्फसाइज ऑन मदर टंग और होम। अब कुछ कहेंगे नहीं आप मातृभाषा में पढ़े, अंग्रेजी सिखाइए, तो ये अध्यापक के लिए एक चैलेंज बन जाता है। ठीक है, आल्दो रिसर्च ये कहता है कि नहीं आप फैमिलियर लैंग्वेज में बच्चे को करिए, लेकिन ये बात कहाँ पेरेंट्स समझेंगे? पेरेंट्स नहीं समझते हैं, वो कहते नहीं मेरे बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, तो ये भी एक समस्या है। मैनेजिंग लार्ज एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम हमारे पास होते हैं। ठीक, चैलेंजेस इन असेसमेंट रिफॉर्म, ठीक, ये भी हमारे पास एक चैलेंज है। और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू, वही हमने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उस पर इशू होता है। इंडिया इज होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो किसी एक भाषा में आप किस भाषा में बच्चे को संवाद करें? अलग अलग 4-5 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं आपकी कक्षा में, तो आप किस भाषा में बच्चे से संवाद कर पाएंगे? तो ये भी आपके लिए एक सामने चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। ठीक, अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क रिक्वायर सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट स्टाफिंग, क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स। और आजकल के शिक्षकों को अन्य तमाम शिक्षण कार्य से छोड़कर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि शिक्षकों से यथासंभव शिक्षण कार्य ही अगर करवाया जाए तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और 22-23 का पाठचर्या है वह कहीं ना कहीं
क्रियान्वित हो पाएगा। बैलेंसिंग प्ले बेस्ड लर्निंग विथ एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, ये भी है। और इसके अलावा ये है इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स, ठीक है। अब टीचर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे आप। अब टीचर्स के लिए है कि रिकमेंडेशन एनसीएफ 22 का और 23 का ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स, ठीक है। टीचर्स का क्या रोल होगा, इस पर भी हमें बात करना होगा। रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, बच्चे की घर की भाषा को आप सम्मान दीजिए। क्रिएटिंग ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, बच्चे के लिए एक भाषा रिच इन्वायरमेंट आप अपने क्लास में क्रिएट करिए। प्रमोटिंग कम्युनिकेशन विथ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा के विकास के साथ साथ कम्युनिकेशन को आप प्रमोट करिए, मतलब सुनने और बोलने पर ज़्यादा काम करिए। तो ये टीचर्स के लिए रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आपका टास्क है ना, उसके सभी बिंदुओं को मैंने समेटा है, ठीक। तो आप इसी के आधार पर आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आप स्टोरीज का यूज करिए अपनी कक्षा में, ये टीचर्स के लिए रिकमेंडेशन है। आप मल्टीलिंगुअल लर्निंग को प्रमोट करिए। कंडक्टिंग कंटिन्यूअस एंड लगातार आप असेसमेंट वगैरह करिए, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्पिटिटिव असेसमेंट और सपोर्टिंग डाइवर्स लर्नर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करिए। टीचर्स मस्ट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ बच्चे की भाषा कुछ भी हो, संस्कृति कुछ भी हो, सामाजिक और या फिर उसका आर्थिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसको समान मौके मिलने चाहिए। ये अध्यापक को जोर देना इस बात पर। दे शुड आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, अध्यापक को मतलब देखना है, ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट देखना है। अगर कोई बच्चे को लर्निंग में समस्या है तो उस समस्या को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो टीचिंग एबिलिटी है, अपना मेथड उसको एडेप्ट करना है, ठीक है। बिकमिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना है शिक्षक को। ये नहीं कहना कि हम बस हो गए तो हो गए, जीवन भर शिक्षक को शिक्षा कार्य तो करना है, ये स्वयं भी एक विद्यार्थी के रूप में सीखना है, तभी जो है शिक्षक वास्तव में आगे काम कर पाएंगे। और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए सजेशन भी है। अब किस प्रकार से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा, आप टीचर एजुकेशन को और ट्रेनिंग को स्ट्रेंथ करिए। सरकार को मतलब कि इसको क्रियान्वित करने के लिए आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे, तो ये है कि आप अध्यापकों का प्रशिक्षण कराइए। डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी मल्टी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अलग अलग भाषाओं में आप टेलम उपलब्ध कराइए शिक्षकों को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिच स्कूल एंड क्लासरूम लाइब्रेरीज, हमारे क्लासरूम लाइब्रेरी बेहतर हो, उसको पर काम करिए, ठीक है। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, पेरेंट्स का और कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करिए, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ तो विद्यालय में बच्चे आ जाते हैं, कभी अभिभावक आते ही नहीं, है ना। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे विद्यालय जो है इसी प्रकार से होते हैं कि गार्जियन का कोई संपर्क नहीं हो पाता है और वो कभी कभार आते हैं और वो यह पूछने आते हैं कि सरकार का जो पैसा है कपड़ा वाला वो कब आएगा। तो ये सब करने से कैसे काम चलेगा। क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट्स, ये भी क्रिएट करना, और स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिस्टम्स, ठीक। इसके अलावा इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव इंटीग्रेट करिए उसको, और स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो असेसमेंट को थोड़ा मजबूत करना है और जो भी मैकेनिज्म है उसके मॉनिटरिंग के सिस्टम को मजबूत करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप 10-12 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आपने देखा और इसके बाद एक कंक्लूड हमने कर दिया यहाँ पर 19वें में, तो ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप ये असाइनमेंट का काम ये वाला जो आपका दिया गया है कि एनसीएफ 22 का 23 का क्या रिकमेंडेशन है, पेडागोजिकल रिकमेंडेशन क्या है, उसको आपने देख लिया। आप इसमें से बिल्कुल मतलब जो भी आपका है आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तित करके लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार के असाइनमेंट वगैरह आप टारगेट विथ हिमांशु ऐप पर डाउनलोड करके उसको प्ले स्टोर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपका जो भी है मतलब टास्क उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप स्टडी के लिए हमारे टारगेट विथ हिमांशु व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें आपको डेली स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। धन्यवाद।